नमस्कार, न्यूज और के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे बीजेपी को विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली हार पर। एमपी की विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में रामनिवास रावत की हार को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। रावत की हार पर पहली बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। सिंधिया ने कहा कि ये हार चिंता करने का विषय है, हमें चिंता करनी चाहिए। इसके साथ ही प्रचार के दौरान सिंधिया की गैर मौजूदगी पर उन्होंने कहा कि अगर मुझे विजयपुर प्रचार के लिए भेजा जाता तो मैं वहां जरूर जाता। अब सिंधिया के इस बयान पर कांग्रेस तंज कसती नजर आ रही है। रामनिवास रावत हार पर हाहाकार। मुकेश मल्होत्रा को मिले थे 1,04,69 वोट। रामनिवास रावत को मिले थे 93,105 वोट। बुधनी का जश्न, विजयपुर का गम। सिंधिया ने क्यों नहीं किया प्रचार? क्यों रहे विजयपुर से सिंधिया बाहर? क्यों नहीं किया रावत का प्रचार? सिंधिया ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। सिंधिया ने दिया सवालों का जवाब। कहा मुझसे प्रचार के लिए नहीं कहा गया। विजयपुर उपचुनाव में हार पर मंथन जरूरी। विजयपुर उपचुनाव जीतने के बाद से कांग्रेस में उत्साह है। पार्टी ने यहां से पहली बार चुनाव में सरपंच मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा था। उन्होंने 6 बार के पूर्व विधायक और भाजपा सरकार के वन मंत्री रामनिवास रावत को हराया। इस हार जीत की बाजी में अब भी नेताओं के प्रचार और उनकी मौजूदगी का गुना भाग लगाया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस चुनाव से दूरी भी खूब चर्चा में रही। उन्होंने इस पर पहली बार बयान दिया तो सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार रात 4 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर अंचल के दौरे पर पहुंचे। सिंधिया ने विपक्ष की ओर से उठाए गए ईवीएम के मुद्दे पर कहा कि जीतो तो ठीक है, ना जीतो तो किसी और के सर पर मटका फोड़ो। ये कब तक चलता रहेगा? जो लोग अपने आप को पहचानना नहीं चाहते, अपनी कमियों को देखना नहीं चाहते, उनकी कौन मदद कर सकता है? जीतो तो ठीक, न जीतो तो किसी के ऊपर, किसी और के सिर पर मटका फोड़ो। ये कब तक चलता रहेगा? जो लोग अपने आप को पहचान नहीं चाहते, जो लोग अपनी खामियां को देखना नहीं चाहते, उन्हें कौन मदद कर सकता है? इधर केंद्रीय मंत्री सिंधिया के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। रावत पहले भी कह चुके हैं कि उनके साथ धोखा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। दूसरी चीज, रामनिवास रावत जी ने भी ये स्पष्ट कहा है कि उनके साथ धोखा किया गया है। अब सिंधिया जी के इस बयान से प्रमाणित भी हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या थी रावत जी को लेके। तो इसकी सफाई भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। उन्हें सिंधिया जी के से बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था। इसमें कांग्रेस क्या करेगी? हमारे तो गुलदस्ते का फूल चुराया था, फूल मुरझा गया। देखिए, हार तो मिली है, अब इसका ठीकरा किसके सर पर फूटता है? क्या वाकई सिंधिया अगर प्रचार प्रसार करते तो जीत जाते? क्या रामनिवास रावत के साथ वाकई धोखा हुआ है? सवाल तो बहुत है, आज जवाब उनका जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हुए मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जितेंद्र मिश्रा जी मैं आपके साथ करूंगी। जितेंद्र जी, आपका कहना है कि रावत के साथ धोखा हुआ था, आपका पार्टी का कहना है, लेकिन जब वो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे तब क्या हुआ था? तब क्या धोखा नहीं हुआ था? और अगर उनको धोखा भी मिला है तो आप ही के पार्टी के, क्योंकि मुकेश मल्होत्रा पहले आप ही की पार्टी में थे, तो उनसे ही धोखा किया गया है और उन्होंने धोखा दिया है। जी। नहीं, देखिए रूबी, इसमें दो चीजें समझ में आती हैं। एक तो या तो सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के लिए अप्रासंगिक हो गए,
उनको इस लायक नहीं समझा जाता कि किसी उपचुनाव में उनके चुनाव क्षेत्र से लगे हुए लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र और जिले में बुलाया जाए। इसका मतलब यह है कि उनका महत्व अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहा। और दूसरी चीज पर अगर हम विचार करें तो ये देखने में आता है कि उनको तो स्टार प्रचारक में शामिल किया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो किसको बुलाने की और क्या कहने की जरूरत थी ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे अभी भूपेंद्र गुप्ता जी ने स्पष्ट कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसको लेकर के जो खींचतान थी वो आपके सामने आ गई। वहां पर कांग्रेस ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने जो गुंडे बदमाशों को तैनात किया था उनकी बदमाशी नहीं चलने दी, वहां पर वोट का जो लूट तंत्र चलता था उसको रोक दिया, परिणाम चुनाव में हम जीत गए। अब रहा सवाल रामनिवास रावत के साथ कांग्रेस में धोखा। कांग्रेस में रामनिवास रावत के साथ क्या धोखा हुआ? रामनिवास रावत को लगातार चुनाव में हमने टिकट दिया, लगातार कांग्रेस के निशान पर चुनाव जीत के आए, वो हमने मंत्री बना के रखा, लेकिन अब हम चूंकि विपक्ष में थे मंत्री नहीं बना सकते थे, उनको मंत्री बनना था, रास्ते स्वतंत्र, इसमें कोई धोखा देने का तो सवाल ही नहीं उठता। रहा सवाल ये कि रामनिवास रावत की जड़ें कमजोर हो चुकी थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें कमजोर हैं क्योंकि वहां पर आदिवासियों के बीच में विकास का प्रकाश नहीं पहुंचा है। ये सबसे बड़ी नाराजगी का कारण है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो अंतर है वो आपको बीजापुर में दिख गया, वो आपको बुधनी में दिख गया, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट हुआ करती थी, जहां 1,30,000 वोटों से वो चुनाव जीते थे पिछला। अब की बार आपने देखा कि किस तरीके से वोट बैंक उनका शिफ्ट हुआ कांग्रेस की तरफ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं धोखेबाजी का शिकार मध्य प्रदेश का मतदाता हो रहा है। हम लगातार बात करते रहे कि आपने 2700 रुपए क्विंटल गेहूं और 3100 रुपए क्विंटल धान की बात की है, वो कहाँ है? और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए इस तरीके के वादे कर दिए थे। जब किसान मंडी में पहुंचा और किसान ने सहकारी समितियों में गेहूं को तोलने का काम किया तो भाव नहीं मिला, उसकी समझ में आ गई, परिणाम आपके सामने आ गया। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और इससे पहले हम सवाल लेंगे वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण जी से। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, क्या वाकई रामनिवास रावत को उनकी करनी का फल मिला है या फिर बीजेपी की जड़ें जो हैं वो कमजोर हो गई हैं? आपको क्या लगता है इस हार के पीछे? नहीं, ये एक्चुअली चूंकि सिंधिया जी के जो वर्तमान अभी ताजा बयान के संदर्भ में बात हो रही है, मुझे लगता है कि सिंधिया जी ने जो अपनी बात कही है उस बात में बहुत दम है। दरअसल क्या है कि जैसे कभी कांग्रेस पे आरोप लगते रहे हैं कि उनकी पार्टी को एक परिवार चलाता है जैसा कहा जाता था, उसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी को गिने चुने एक दो लोग जो है वो केंद्र से चला रहे हैं और वो प्रदेश की राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति के सारे समीकरणों को वो उतना जान नहीं पा रहे हैं। वो केवल एक बीजेपी के प्रति जो किसी तरीके की लहर चल रही है या जनता के पास में विकल्पहीनता होने की वजह से, कांग्रेस कमजोर होने की वजह से उनको लगता है कि वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। निश्चित तौर पे सिंधिया जी जो है उस क्षेत्र में जो है एक छत्रप है और उनका प्रभाव है और उनकी अनदेखी करना किसी तरीके से निश्चित तौर पे उसका रिजल्ट पर प्रभाव निश्चित तौर पे पड़ा है। दूसरे रामनिवास रावत जी ने जिस तरीके से पब्लिक ने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उनको चुना था और उन्होंने एक पद के लालच में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, ये लोगों ने वहां पर स्वीकार नहीं किया और दरअसल इसी वजह ये भी एक बहुत प्रमुख कारण है। और तीसरी बात यह है कि मुकेश मल्होत्रा जो वहां पे शहरिया आदिवासियों के उभरते हुए नेता हैं, पूरे प्रदेश में जो है निश्चित तौर पे धीरे धीरे उनमें बहुत संभावना है आदिवासी नेतृत्व की। तो उस तरीके से जब एक हमारे यहाँ का युवा किसी स्थान का किसी क्षेत्र का युवा आगे बढ़ता है तो आम लोग उसका साथ देने की कोशिश करते हैं। 6 बार से विधायक रह चुके रामनिवास रावत जी, 2 बार, कई बार 2 बार 3 बार मंत्री रह चुके हैं। नए युवा को मौका दिया है पब्लिक ने, तो निश्चित तौर पर ये एक चर्चा का विषय तो बनेगा। और रही बात सिंधिया जी की, तो उनको चूंकि उनके क्षेत्र से उनकी पार्टी की हार हुई है तो उनको इस बात को स्पष्ट कर देना बनता था और ये उन्होंने साहसिक रूप से बयान दिया है और ये बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के ही खिलाफ है। सही बात तो ये है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही है उस तरीके से
सिंधिया जी का ये बयान जो है, मैं उनकी पार्टी के अंदरूनी तौर पर चलते हुए संघर्ष और जो परिस्थितियां उन पर दिया गया बयान के तौर पर देखता हूं। ठीक है। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, सिंधिया ने कांग्रेस को एक बार फिर लताड़ा है। ईवीएम को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जीत गए तो ठीक है और हार गए तो ठीकरा जो है वो दूसरे के सर पर फोड़ा जाए। नहीं, देखिए रूबी, आदित्य नारायण जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया, हम जीत और हार के कारण ईवीएम पे बात नहीं करते हैं। आज जितने भी विकसित देश हैं वो क्यों ईवीएम से हट के बैलेट पर आ गए, इस पर भी तो आपको विचार करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हमने तो विजयपुर सीट जीती है, हमने तो वोटों का अंतर बुधनी में कम किया है, इसके बाद हम ईवीएम पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि ये एक पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। जितने दिन चल गई, अब ये एक्सपोज हो गई। महाराष्ट्र में देखा आपने किस तरीके से चीजें आई, सामने आई। 32 वोट एक घर के लोगों ने डाल दिया और 0 वोट प्रत्याशी को उस पोलिंग पर मिल रहा है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा नहीं है। और जब एक बहुमत किसी पारदर्शी प्रणाली की बात करता है तो सरकार का दायित्व बनता है कि उस पर विचार करे, उस समस्या को सुने और उसको सुलझाने का काम करे। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार बात करने को तैयार नहीं है, ये बताता है। अब आप देखिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का क्यों मौका मिलता है। आपने देखा किस तरीके से राजस्थान के गुंडे बदमाश ला करके विजयपुर में चुनाव जीतने का प्रयास किया गया। आज तक पुलिस और शासन को यह नहीं मालूम है कि कौन लोग थे जिन्होंने वहां पर गोली चला दी। 30 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हुए, जिनके हाथ, पैर और पेट और छाती में छर्रे लगे हैं। हम चिल्ला के कह रहे हैं कि बंटी रावत नाम का राजस्थान का जो डकैत है, जो गुंडा है, उसने आकर के ये विजयपुर में इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सरकार जांच करने को तैयार नहीं, सरकार उसको गिरफ्तार करने को तैयार नहीं। ये बताता है कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं लूट का काम करने का आपने काम किया है। और रूबी, एक बात मैं और बताऊं आपको, ये आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए भी अनेकों बार पराजित हुई है। बात अटेर की जाए, बात चित्रकूट की जाए, बात कोलारस की जाए, मुंगावली की जाए, दमोह की जाए, कितने चुनाव। झाबुआ लोकसभा में 8 की 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए हार गई थी। तो ये बताता है कि आपका शासन ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं जनता आपके खिलाफ है और उसको लेकर के आप ये नहीं समझ रहे। ये बहुत बड़ी चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के। चाहे वो लाडली बहना परेशान हो रही हो, चाहे युवा बेरोजगारी की मार से परेशान हो, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही हो, सरकार को कोई लेना देना। हमारे साथ राजपाल सिसोदिया, प्रवक्ता बीजेपी भी जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राजपाल जी, सिंधिया जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर मुझे प्रचार प्रसार करने के लिए बुलाया जाता तो मैं जरूर जाता, तो क्यों नहीं बुलाया गया उनको? क्यों दूरी बनाए रखी आप लोगों ने उनकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक सैद्धांतिक तौर पर ये बात सर्वमान्य है कि हर कार्यकर्ता के लिए काम है और हर काम के लिए कार्यकर्ता। हर कार्यकर्ता की भूमिका हमारा नेतृत्व करता है कि कौन कहाँ जाएगा, क्या काम करेगा। सिंधिया जी महाराष्ट्र के चुनाव में व्यस्त थे उस दौरान। सिंधिया जी को केंद्र की सरकार ने और तमाम तरह के काम दे रखे थे जो उनको करना थे, वो कर रहे थे। विजयपुर में कौन जाएंगे वो भी संगठन ने तय कर रखा था, वो लोग विजयपुर में गए थे। देखिए, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जब से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तब से इस प्रकार से घुल मिल गए हैं जैसे दूध के अंदर शक्कर घुल जाती है। सिंधिया जी ने पार्टी की रीति नीति को आत्मसात करने का काम किया है, इसीलिए उनको जब जो काम किया उन्होंने वही किया। विजयपुर में अगर उनकी ड्यूटी नहीं लगी तो वो नहीं गए। तो ये जो एक कांग्रेस में नेता अपने दौरे खुद तय करके अपने हिसाब से जाते थे, वो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सिस्टम स्पष्ट है कि हर कार्यकर्ता की भूमिका हमारा नेतृत्व तय करता है और जो भूमिका तय होती है उस भाव से वो नेता, वो कार्यकर्ता काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की रीति के अनुसार वो काम कर रहे हैं और जिस रीति नीति से वो जिस पार्टी में है उस पार्टी की रीति नीति से अगर वो काम कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का प्रश्न उठने का सवाल ही नहीं रहा। सवाल विजयपुर के चुनाव परिणाम का और ये वो तो अब कांग्रेस को ये विश्लेषण खुद को करना चाहिए कि जो 2023 में 18,000 वोट से जीते थे वो 6,000 पे कैसे आ गए, ये उनको देखना है। और अगर हम हमारी बात करें तो हमने उस पर चिंतन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता ने जो निर्देश दिए, जो आदेश दिया, जो जनाधार दिया है, उस जनमत का हम अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं, सिर माथे पे लगाते हैं।
और हमसे कुछ चूक हुई है तो उसको ठीक करने के लिए हम चिंतन करेंगे। चिंतन करके हम कैसे विजयपुर अगली बार जीतेंगे उस बारे में प्रयास करेंगे। ये हमारा दोनों मामला है। और जहाँ तक जहाँ तक सिंधिया जी की बात है कि वो अपनी जगह सही करेंगे, अगर उनको निर्देश मिला होता तो वो जाते। वह पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं जो नेतृत्व की बात मानता है। सिंधिया जी जो है भले हमारे इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता है पार्टी की, परंतु वे भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति से काम कर रहे हैं। चाहे मोदी जी हो, चाहे शाह साहब हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, हर कोई, हर व्यक्ति, हर नेता भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की कार्य रचना के हिसाब से काम करता है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए भी यहाँ काम है, बड़े से बड़े नेता के लिए भी यहाँ काम है। हर कार्यकर्ता के लिए काम है, हर काम के लिए कार्यकर्ता है, हर नेता के लिए यहाँ कार्य है, हर कार्य के लिए बड़े नेता है। तो नेता कार्यकर्ता सभी पार्टी की रीति नीति के अनुसार काम कर रहे हैं और उसी रीति नीति से सिंधिया जी भी काम कर रहे हैं। जब हम उनकी वर्किंग स्टाइल देखते हैं हम पाते हैं कि सिंधिया जी पूरी तरह है भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा और कार्य पद्धति से। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। जी ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए। ठीक है मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे पहले? देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इसमें कांग्रेस कहां से बीच में आ गई। सिसोदिया जी को ये समझना पड़ेगा कि सवाल सिंधिया जी ने उठाया है, जवाब आपकी पार्टी को देना है। इसमें कांग्रेस कहां से बीच में आ गई? कांग्रेस ने विजयश्री हासिल की है अपने कार्यकर्ताओं के कर्मठता के ऊपर। कांग्रेस ने विजयश्री हासिल की है वहां चुनाव में शुचिता का प्रदर्शन करके। अगर आपके भरोसे चुनाव हो जाता तो वहाँ तो गुंडे बदमाश लोकतंत्र को लूट ले जाते। का सीधा आरोप है कि कांग्रेस पर जो है वो हाईकमान का डंडा चलता है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये कितना बड़ा विडंबना है कि सिंधिया जी कह रहे हैं मुझे किसी ने आदेश नहीं दिया। आप करिए उनका खंडन। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनसे कहिए कि आपको नहीं बुलाया आपने प्रचार के लिए, क्योंकि आप कहीं और काम कर रहे थे। आप इस तरीके से सवालों को गोलमोल मत कीजिए। आपको स्पष्ट जवाब देना पड़ेगा कि सिंधिया जी ने सवाल उठाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो, और उन्होंने अपने नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया कि आपने स्टार प्रचारक में उनको शामिल कर दिया मध्य प्रदेश में और उनको आमंत्रित नहीं किया, इस वजह से चुनाव हारे। आप स्पष्टीकरण दीजिए, आप सिंधिया जी को जवाब दीजिए, नहीं तो पार्टी फोरम पर बोलिए उनसे कि आपको हमने इसलिए नहीं बुलाया कि आपका महत्व वहां पर कुछ नहीं था, आपका वहां पर वजन कुछ नहीं था, या आप कहीं और काम कर रहे थे। आपको स्पष्ट करना है, सवाल आपका है, जवाब आपका है, आपका अंदरूनी मामला है। कांग्रेस इसमें कहीं से बीच में नहीं आई। जी राजपाल जी, सवाल आपकी पार्टी पर उठ रहा है क्योंकि सिंधिया जी ने पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल उठाया और नाराजगी कहीं ना कहीं सिंधिया जी की भी दिखाई दे रही है। इसमें कोई सवाल उठने का प्रश्न ही नहीं, इसलिए प्रश्न नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति है। जैसा कि मैंने कहा कि जिस कार्यकर्ता को जो काम मिलता है उसकी तरफ जो काम होता है वो उसको करते हैं। सिंधिया जी की तरफ जो काम था सिंधिया जी ने भी करा। सिंधिया जी की तरफ विजयपुर के चुनाव में जाने का काम नहीं होगा तो इसलिए नहीं गए, तो इसमें क्या बड़ी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति, यहाँ सिंधिया जी हो, चाहे छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, सब पार्टी की कार्यपद्धति से ही काम करते हैं। और सिंधिया जी के कार्यपद्धति को देखते हुए हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते हम जब उनको देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो हमारी विचारधारा, हमारी वर्किंग स्टाइल के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब सिंधिया जी जैसे व्यक्तित्व जो कि एक विराट व्यक्तित्व के धनी और राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वे भी अगर भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को अपना कर काम कर रहे हैं तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और हम लोग बड़े प्रसन्न है कि सिंधिया जी हमारे दल में इस प्रकार से मिल गए, जैसा कि मैंने कहा कि दूध में मिश्री मिल जाती है, ऐसे मिल गए, घुल मिल गए। और सिंधिया जी नहीं, सिंधिया जी के साथ जो लोग कांग्रेस से लोग आए थे वो सब लोग आज हमारी पार्टी की नीति विचार से मिलकर सरकार में और संगठन में आत्मसात होकर काम कर रहे हैं। संगठन में हम 11 हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उस चीज का हमको लाभ मिल रहा है। विजयपुर की बात है तो विजयपुर की बात भी निपट लेंगे, समझ लेंगे, चिंतन मनन होगा, पार्टी स्तर पर हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। ठीक है सिसोदिया जी। उपाध्याय जी, सिसोदिया जी का साफ कहना है कि जो सिंधिया जी हैं उन्होंने अपनी नीति और रीति के हिसाब से काम किया, जो काम उससे करने को कहा गया उन्होंने काम किया। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो स्टार प्रचारक जो होते हैं, क्या उनका चुनाव कार्यक्रम तय होता है कि अपनी तरफ से अपनी मर्जी से वो खुद प्रचार प्रसार नहीं कर सकते क्या? नहीं, यहाँ दरअसल क्या है कि जैसे राजपाल जी ने जैसा कहा, मैं उस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो है कार्यकर्ता को काम मिलता है, वो कार्यकर्ता वो काम करता है। जी। तो सिंधिया जी ने भी यही बात स्पष्ट की है
कि मुझे जो काम मिला था वो मैंने किया, मुझे यहाँ की ड्यूटी नहीं दी गई थी। तो सही बात तो ये है कि सिसोदिया जी ने अपने नेतृत्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया है। जो उनकी बात से स्पष्ट ये हो रहा है कि जो पार्टी तय करती है, और पार्टी में तो कार्यकर्ता ही होता है, यदि कार्यकर्ता अपना अपना काम करता है तो तय कौन करता है? जाहिर बात है कि नेतृत्व तय करता है। तो नेतृत्व ने जो है स्थानीय नेतृत्व की अनदेखी की है। यहाँ पर यह बात स्पष्ट तौर पे हो गई। दूध में शक्कर घुली जरूर है, पर शक्कर अपनी मिठास का एहसास करा रही है कि मेरी मिठास को जो है तरजीह नहीं दी गई, मेरी मिठास की ओर जो है वो ध्यान नहीं दिया गया। यदि मेरी मिठास का ध्यान दिया जाता तो निश्चित तौर पर रिजल्ट में भी मेरी मिठास जो है कहीं ना कहीं बोलती अपने आप में। तो सिंधिया जी का ये जो दर्द जो जाहिर हुआ है, ये इसी बात को जो उजागर करता है। और राज्यपाल सिसोदिया जी की भी बात बिल्कुल सही है, वो भी यही कह रहे हैं कि नेतृत्व तय करता है। तो सही बात तो ये है कि ये नेतृत्व का ही फेल्यूअर माना जाएगा यदि उन्होंने वहां पूरे क्षेत्र में जो है उनका प्रभाव है सिंधिया जी का, और उन्हीं को यदि दरकिनार कर दिया जाए चुनाव के समय पे। उनकी एक दो सभाएं करने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपने आप में इतना बड़ा हो गया कि वो स्थानीय लोगों की राय नहीं लेना चाहता। जहां पे मुख्यमंत्री पर्ची से तय होता हो, वहां निश्चित तौर पर ये बात इंगित करता है कि जो चुनकर के आए विधायक हैं उन्होंने अपना नेतृत्व जो है, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री नहीं चुना, पर्ची द्वारा मुख्यमंत्री चुना गया है। और ये जो है लगातार होता चला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इतनी अच्छी पार्टी, इतना ज्यादा मैंडेट पाने के बाद में यदि वो अपने आप में पार्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेगी तो निश्चित तौर पर ये पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और भुगतना पड़ा है। तो यदि इस बात का एहसास जिस तरीके से सिसोदिया जी ने कहा है, वो एहसास यदि ऊपर तक पहुंचे, वो आवाज यदि ऊपर तक पहुंचे, तो निश्चित तौर पर जो है पार्टी इस बात पर विचार पार्टी को करना चाहिए। मैं राज्यपाल सिसोदिया जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ठीक है जितेंद्र जी, हालांकि ये जो जीत हुई है इससे सरकार की सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि एक विधायक कम होगा, लेकिन आपने जो ये जीत हासिल की है विजयपुर में, ये संजीवनी जो आपको मिली है, इसे कहाँ तक कायम आप रख पाएंगे? नहीं, देखिए, ये संजीवनी जो मिली है इसके पीछे हमारी वो योजनाएं हैं जिसे 15 महीनों में हमने पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी 20 साल से गाय के नाम पर राजनीति कर रही है। एक भी गौशाला मध्य प्रदेश में खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। हमने 1000 गौशालाओं को निर्माण किया। ये जनता को दिखता है किस तरीके से गरीबी कम करने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे थे, ये जनता को दिखता है। ये सारी चीजों के पीछे हमको वोट और आशीर्वाद मिला है। और आप ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी पहली बार पराजित नहीं हुई। मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने 20 सालों में जो अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किया है उसके लिए वोट मिल गया है। 17,000 वोट कम पड़ गए, नहीं हम दोनों सीटें जीत लेते। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी के विरोध में वोट मिला है। आज ये खाली मध्य प्रदेश की परिस्थिति नहीं रूबी, पूरे देश में देख लीजिए, कहा 400 पार की बात कर रहे थे आप लोग, लेकिन आज जनता ने आपको 240 पर ला करके टिका दिया है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के नाम पर वोट मांगने वाले लोग विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ये चैलेंज है, ये अलार्म है आपके लिए कि आपने जो जो वादे किए हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, वरना आने वाला समय इससे ज्यादा आपकी दुर्गति करेगा। सिसोदिया जी, कांग्रेस ने एक सीट जीती है विजयपुर, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है, क्या कहेंगे आप? निश्चित मिश्रा जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की संख्या बढ़ रही है, कांग्रेस के परिवार की संख्या पार्लियामेंट में बढ़ रही है। तो गांधी परिवार के 3 सदस्य हो गए वहां पे सांसद, राहुल गांधी हो गए, प्रियंका गांधी हो गए, सोनिया गांधी राज्यसभा से पहुंच गई। तो कांग्रेस का जो पार्टी है वो घट रही है, परिवार तो बढ़ रहा है, एक विशेष परिवार तो वहां बढ़ रहा है, उसको तो खाद पानी हवा सब मिल रही है, और बाकी बेचारे सब अनाथ हो गए। देखो ना, अब 100 की संख्या पूरी नहीं हो पाई वहां पे लोकसभा के अंदर। जिस कांग्रेस के 400 सांसद हुआ करते थे वो 100 तक नहीं पहुंच पाए। जिस कांग्रेस के कई सारे राज्यों में शासन हुआ करते थे वहां कांग्रेस की सरकारें कितनी जगह है, कांग्रेस के सहयोग की सरकारें गिने तो मुश्किल से 2, 5, 10 जगह है बस।
तो आज की स्थिति ये हो गई है, अभी महाराष्ट्र का परिणाम आया तो उसमें तो कांग्रेस विपक्ष में भी नहीं आ पाई। बोलो बात, विपक्ष के लायक मत नहीं मिले इनको। जी ये अभी झारखंड को लेके खुशी मना रहे, तो झारखंड में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है, तो पड़ोसी के घर बच्चा होता तो ये लोग भी नहीं बांटते हैं। इनकी स्थिति तो ये हो गई कांग्रेस के लोगों की। अरे कांग्रेस के लोगों की तो स्थिति ये बद से बदतर हो गई कि इतने कंफ्यूजन में रूबी जी, ये सेंट्रल में गवर्नमेंट इन्होंने अपनी पार्टी के दम पर बनाई है क्या, पूछ लीजिए। मेरा एक सवाल है, तो समझ में नहीं आ रहा ये करे तो करे क्या करे। तो जितेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनकी पार्टी में एक परिवार की तो महिमा बढ़ती चली जा रही है। प्रियंका जी भी आ गई था, और गांधी परिवार के 3 होना ही है, ये परंपरा वंश परंपरा चलती रहेगी। पर बाकी बेचारे कांग्रेस के नेता कहा जाए, या तो कांग्रेस छोड़ के जाओ। मध्य प्रदेश में तो रिकॉर्ड बन गया कांग्रेस छोड़ के जाने का। जीतू पटवारी जी का इतिहास में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इस नाम के लिए, इस बात के लिए नाम लिखा जाएगा कि उनके नेतृत्व में लाखों लोगों ने कांग्रेस छोड़ी। कई सारे पदाधिकारी ने कांग्रेस के पट ठुकरा है, कई सारे विधायकों ने, चुने हुए विधायकों ने कांग्रेस को तिलांजलि दी। कई लोगों का मोह भंग हुआ, कई लोगों का अभी भी मोह भंग। यार हमारे कार्यालय पे तो भीड़ लगी हुई है अभी भी, आज भी आने वालों की, ये स्थिति चल रही है। तो कांग्रेस को खुद का आत्मचिंतन कर लेना चाहिए। ठीक है, विजयपुर के जो भी कारण रहे वो अपनी जगह, पर एक विजयपुर जीत गए तो ये वहाँ पूरे विश्व में कांग्रेस जीत गई हो, इस तरीके का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, कर ले, थोड़े बहुत दिन खुशी मना ले। 2 दिन से कम में बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। और एक सीट विजयपुर से कोई भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार है, उसको कोई अंतर पड़ नहीं रहा है। इस सीट का कोई जीतना हारना कोई बहुत मायने रख नहीं रहा है। पर फिर भी हम जब चुनाव में जाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे मतों को महत्व मिले, हमारे मतदाता हमको वोट दे और हम चुनाव जीते। और अब नहीं जीत सके, और हमने 18,000 का जो अंतर था उसको लाके 6,000 पे टिका दिया विजयपुर में। तो ये सब चीजें हैं, इन चीजों के लिए कुछ दिन कांग्रेस को खुशी मनाना चाहिए, तो वो मना रहे हैं। 4 दिन की चांदनी है और फिर बाद में वापिस अंधेरी रात है, तो कांग्रेस के लिए यही कहावत चरितार्थ हो रही है आज। ठीक है। उपाध्याय जी कहते हैं कि एक चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन एक एक कर 11 हो जाते हैं। तो विजयपुर की ये जीत कांग्रेस के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, ये बात तो ठीक है कि कांग्रेस को इस सीट पर विजय मिली है, लेकिन अब इस विजय से प्रेरित होकर के कांग्रेस क्या करती है, कैसे जन समर्थन प्राप्त करती, कैसे लोगों की समस्याओं को लेकर के आंदोलन खड़े करती है, जितना जनता के बीच में जब तक आएंगे नहीं तब तक इस तरीके की जीतें छुटपुट मिलती रहेंगी। दरअसल सही बात तो ये है कि ये 2 तरीके से इस जीत को देखा जा सकता है कि एक तो कांग्रेस से इस्तीफा देकर के रामनिवास रावत जी ने जो मंत्री पद के लालच में जिस तरीके से पार्टी को बदला है, ये केवल कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, ये सभी नेताओं के लिए संदेश देती है। ये जो जीत है ये सभी नेताओं को संदेश देती है कि निहित स्वार्थ के लिए यदि आप अपनी पार्टी बदलेंगे, आपको जनता ने मैंडेट दिया है किसी पार्टी, जो मतदाता पत्र पर और मशीनों पर, ईवीएम पर जो है, जैसे कि प्रत्याशी का नाम होता है वैसे ही पार्टी का चुनाव चिन्ह भी होता है। तो जब आदमी किसी को वोट देता है तो वो उस व्यक्ति को तो देता है, उस पार्टी को भी वोट देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो संदेश जा रहा है, ये पूरी राजनीति के ऊपर संदेश जा रहा है। ये कई जगह हुआ है, केवल मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में भी ये हुआ है। पिछले 5-10 सालों में लगातार इस बात की बाढ़ आ गई है कि कहीं से भी कोई पार्टियां टूट करके सत्ता परिवर्तित कर देती हैं। ये देश की राजनीति के लिए और राजनीति की स्थिरता के लिए और लोगों का राजनीति के ऊपर और इस लोकतंत्र की व्यवस्था के ऊपर विश्वास की कमी पैदा करता है। दरअसल ये जो है पूरे भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाली घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ सालों में। ये इतनी तेजी से बढ़ गई है कि निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास धीरे धीरे जो है इस तंत्र पर जो है कम होने की संभावना इससे पैदा हो गई है। तो निश्चित तौर पर इस बात पर ध्यान देना चाहिए सभी पार्टियों को कि इस तरीके की बात को जो है किसी न किसी तरीके से बढ़ावा नहीं दे करके। ठीक है, जो है समय की हमारे पास कमी है जी, लोगों समय की कमी है, और आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी चर्चा में जुड़ने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए। तो देखिए, हार तो हुई है
ठीकरा किसके सर पर फूटता है, ये देखने वाली बात है। क्या वाकई सिंधिया नाराज हैं या फिर रामनिवास रावत के साथ क्या वाकई धोखा हुआ है? कई सवाल उठते हैं। फिलहाल आमना सामना में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।